नीतीश जी ने गलती की वहां पे कि जो इनको ताकत देने का काम किया। साधारण कार्यकर्ता 20-30 साल लग जाता है उसको चुनाव के लिए टिकट पाने में, इनको 25 साल की उम्र में डिप्टी सीएम सीधे बनाया गया। बिना 1 घंटे किसी ऑफिस में काम किए अरबों की संपत्ति का अगर कोई मालिक है और ये कोई इकोनॉमिक मॉडल है, बिजनेस मॉडल है, तो ये सिर्फ तेजस्वी जी के पास है। जो सीटें आपने तय की थी उस समय नीतीश कुमार इस गठबंधन का हिस्सा नहीं थे। ऐसा तो नहीं कि नीतीश के आने के बाद आपके लिए एक असहज परिस्थिति बन गई। बिहार ने देखा है 1990 से 2005 के बीच में जनमत को किस तरह से उन्होंने लाठी के जोर पर चला हाँकने का काम किया कि एक तरफ तो उनको मुसलमानों से चिढ़ है, फिर दूसरी तरफ अति पिछड़ों से चिढ़ है। उनका वोट बैंक है कौन? पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। देखिए, जब से नीतीश कुमार और उनकी पार्टी से अलग हुए उपेंद्र कुशवाहा, तब से उनके राजनीतिक जीवन का एकमात्र लक्ष्य यही था कि अब एक अंतिम पार्टी बनाई जाए जिसके बाद वो कहीं इधर उधर नहीं जाएंगे। गठबंधन को लेकर भी बड़ी स्पष्टवादी उनकी रही सोच। एनडीए की तरफ गए और ये कह दिया कि बिना शर्त समर्थन एनडीए को रहेगा, हम लगातार इस तरफ मजबूती से रहेंगे। कल अंतर में उन्होंने ये भी कहा कि नीतीश कुमार को छोड़ना नहीं चाहते थे, लेकिन छोड़ने का मुख्य कारण राजद बनी थी। फिर नीतीश कुमार इस तरफ आ गए और उपेंद्र कुशवाहा ने उनके लिए लगभग जो दरवाजे हैं उन्हें खुले रखे। अब एनडीए में दोनों हैं, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा ने एक जो बहुत बड़ा प्रण लिया था कि अब जीवन में कभी पार्टी बदलेंगे नहीं और कभी किसी के साथ गठबंधन में अपनी पार्टी मर्ज नहीं करेंगे। इस शर्त पर थोड़ा सा एक बदलाव आया है। उपेंद्र कुशवाहा ने जो नई पार्टी बनाई थी वो आरएलजेडी थी। आज जिस पार्टी के उपेंद्र कुशवाहा सदस्य और बाकी लोग हैं वो है आरएलएम। उपेंद्र कुशवाहा जी की ये शर्त क्यों तोड़नी पड़ी, इस पर भी बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि बिहार की वर्तमान मौजूदा राजनीति में एनडीए के जो घटक दल हैं उसमें उपेंद्र कुशवाहा की स्थिति क्या है। क्योंकि सीटों को लेकर भी एक फाइनल डिस्कशन हो चुका था, अनाउंसमेंट कभी भी हो सकती थी। तो आखिर ये डिस्क ब्रेक लगा क्यों एनडीए के सीट बंटवारे के उसके फैसले पर, इस सब पर बात करने के लिए हमारे साथ राहुल जी हैं। राहुल जी पहले आरएलजेडी के प्रवक्ता थे, अब आरएलएम के प्रवक्ता हैं। एक शर्त तो आपकी टूट गई राहुल जी कि अब पार्टी कभी नहीं बदलेंगे, नाम ही बदल दिए। नहीं, देखिए नमन जी, आपको मालूम है कि चुनाव आयोग में किसी भी पार्टी के रजिस्ट्रेशन की एक प्रक्रिया होती है और हम लोगों ने पहली प्राथमिकता के तौर पर, आपको मालूम है कि जब हम लोगों ने पिछले साल 20 फरवरी 2023 को जब हम लोगों ने राष्ट्रीय लोक जनता दल का गठन किया तो बहुत दिल और दिमाग में बहुत तो ये था कि हम इस पार्टी को लेकर के आगे बढ़ेंगे। लेकिन एक प्रोसेस होता है और उसमें चुनाव आयोग बहुत तरह से वो आकलन करती है कि भाई किसी के नाम से मिलता जुलता तो नहीं है या कोई पार्टी ऐसी पहले कोई रजिस्टर्ड तो नहीं है। तो रजिस्टर्ड तो नहीं थी इस तरह की कोई पार्टी, लेकिन जैसे कई ऐसे दल हैं जिनका इन जो हमारा नाम था उससे मिलता जुलता हो सकता था। ये बात चुनाव आयोग ने हम लोग से कहा। चुनाव आयोग ने कहा कि भाई इस नाम पर सहमति बनना थोड़ा मुश्किल है, तो आप 5 ऐसे नाम आप दीजिए जिस पर हम लोग रजिस्ट्रेशन, जो बाकी जो आपने पदाधिकारी और सब कुछ जो चीज़ें हैं वो एज इट इज रहेंगी, सिर्फ आपका नाम बदलेगा। तो हम लोगों ने 5 नाम दिया। उसमें सबसे पहला नाम राष्ट्रीय लोक मोर्चा था और हमें खुशी है कि पिछले 1 साल में जो ये प्रक्रिया चली और आज हमारे नेता माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी एक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और वो पार्टी है राष्ट्रीय लोक मोर्चा और वो चुनाव आयोग द्वारा निबंधित पार्टी है। अब हम ये कह सकते हैं कि आप मीडिया साथी भी कई बार ये सवाल पूछते थे कि क्या फिर किसी के साथ या किसी और के सिंबल पर, अभी तक तो आपके पार्टी का रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है, तो मैं कई तरह के अफवाह थे और इस तरह के अफवाह इसलिए भी चलाए जाते थे ताकि हमारे नेता की जो ताकत है उसको छीन करने की कोशिश की जाए। लेकिन हमारी ताकत जनता है और चुनाव आयोग ने भी इसको स्वीकार किया और आज मैं ये कह सकता हूं और बहुत मजबूती से कि हमारे नेता और हमारी पार्टी के कोई भी उम्मीदवार राष्ट्रीय लोक मोर्चा के सिंबल पर चुनाव लड़ेंगे और ये पार्टी निबंधित है। अंतिम पार्टी है ना, इसके बाद फिर नाम हमने नहीं बदलेगा। हाँ, नहीं, अब इसमें कोई ये नहीं, अब कहीं नहीं, सब जगह। चलिए दर्शकों, एक तो बड़ा सवाल पहले ही मैंने पूछ के समाप्त कर दिया कि भाई अब उपेंद्र कुशवाहा कहीं नहीं जा रहे हैं, आरएलएम नाम लिखकर आप रख सकते हैं। अगला सवाल, पूरा चर्चा हो रहा था कि सब सीटों का बंटवारा हो चुका है, आपकी भी सीटें तय हो गई हैं, उनकी भी हो गई हैं, उनकी भी हो गई, फिर ये पेज क्यों फंस रहा है? 22 तारीख को अनाउंसमेंट करने थे वाले थे आप लोग, अब 23 तारीख 24 तारीख और करेगा अनिश्चित काल के लिए फंस गया मामला।
नहीं, ये अनिश्चित काल के लिए फंस गया है, तो क्या ये लोकसभा चुनाव के बाद होगा? ऐसा नहीं है ना। देखिए, किसी भी स्थिति में अभी पूरे देश में सिर्फ एक समाजवादी पार्टी है जिसने अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है, और वो सिर्फ एक नैतिक कहिए या कहिए एक दबाव बनाने की कोशिश। और देखिए, मैं एक बात और भी कहना चाहता हूं कि जब आपको ये लगता है कि बहुत उलझन है या बहुत जटिल है किसी चीज को सॉल्व करना, और देखेंगे कि परिस्थिति ऐसी बनती है कि बहुत सहजता से चीजें सॉल्व हो जाती हैं। तो जब INDIA गठबंधन बना था तो पटना में जब लोग जुटे थे और बेंगलुरु में जब जुटे थे तो लगा था कि कुछ बड़ा होने वाला है और विपक्ष कुछ मिरेकल करने वाला है। लेकिन तब भी आपको याद होगा, मैंने कहा था कि ये जितनी सहजता से मिल रहा है उतनी ही सहजता से बिखरते चले जाएंगे। लेकिन मैं आज एक बात और जोड़ रहा हूं कि भले लग रहा हो आपको कि हम 22 को घोषित करने वाले थे, अभी चुनाव आयोग ने सिर्फ अभी एक पहली बैठक की है बिहार आकर के, या अन्य राज्यों में भी, और अभी वोटर्स की संख्या और सब कुछ चल रहा है। मुझे लगता है कि चुनाव आयोग की जो तारीख है उसके पहले हमारी सभी पार्टियों की जो NDA के गठबंधन घटक दल हैं, सभी के सीटों की संख्या भी आ जाएगी और कौन कौन सी सीटों पर हम लड़ेंगे वो भी आ जाना है। एक कन्फ्यूजन और हो रहा है, जितनी भी सीटें आपने अब तक चिन्हित की हैं, 8 सीटों पर आप तैयारी कर रहे हैं अपने तरीके से NDA के लिए ही, उन सीटों पर हमने यही देखा है कि वो सारी सीटें जदयू की ही हैं। जदयू से सीधा आपको लड़कर वो सीट लेना है या नेगोशिएट करके वो सीट लेना है। हमने ये भी देखा कि आप एक तरफ आपके सुपौल में प्रत्याशी लगातार घूम रहे हैं घोषित तौर पर कि भाई मैं ही यहाँ से कैंडिडेट हूँ। फिर हम देख रहे हैं सीतामढ़ी में कई लोग की दावेदारी है, आपके नेता भी लगातार पहुँच रहे हैं, और हमने तो ये भी खबर कल प्राप्त हुई कि अब वहाँ विधानसभा वाइज आप घूमने की तैयारी कर रहे हैं। तो देखिए, कौन सी सीटें हैं, क्या चिन्हित जदयू से ही लड़के लेना है? देखिए, एक बात बहुत स्पष्ट होना चाहिए कि 2019 में जब NDA गठबंधन जब फिर से बना था, आपको ये 14 में NDA गठबंधन अलग स्वरूप में था, 19 में अलग स्वरूप में था, तब बीजेपी ने 22 सीटों से कम करके 17 सीटों पर लड़ने का फैसला किया और जदयू फिर लड़ी, और उसमें LJP रामविलास जी की पार्टी थी। स्वरूप बदला है, 14 में स्वरूप अलग था, 19 में स्वरूप अलग है, और आज जब हम 23 में खड़े हैं, 24 में खड़े हैं, तब स्वरूप अलग है। अलग इस रूप में है कि पहले मांझी जी और हम थे उसमें, उसके बाद अब नीतीश जी भी उस गठबंधन में आ गए हैं। तो जाहिर सी बात है कि ये 40 की 40 सीट सभी लोगों के लिए विचार के लिए उपलब्ध हैं। ठीक है, हो सकता है, ये बहुत संभव है कि कुछ सीट जदयू इंटरचेंज करे, कुछ सीट बीजेपी इंटरचेंज करे, कुछ सीट पशुपति जी इंटरचेंज करें, कुछ चिराग जी करें। और जब उपेंद्र कुशवाहा जी और मांझी जी, जब दो नई एंट्री, अगर हम 19 की तुलना में बात करें तो दो नए लोग जब इसमें शामिल हैं, तो जाहिर सी बात है कि स्पेस तो बनना है, और स्पेस बनने के लिए बहुत सारी चीज़ों को देखना है। आपको मैं एक बात और बताऊं, कुशवाहा जी की ताकत को थोड़ा सा समझना पड़ेगा। 2020 में NDA लहर, एक तरह से कहिए कि महागठबंधन और NDA की लड़ाई थी, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा जी एक अलग तरीके से चुनाव लड़े, एक अलग तरीके से चुनाव उन्होंने लड़ा, और मुझे लगता है कि कम से 20 सीटें ऐसी थी जहां पे उनको अच्छी संख्या में समर्थक मिले और अच्छा खासा वोट मिला। तब जब नीतीश जी माने जाते थे कि भाई इस जो हमारा कोर वोट है उसमें नीतीश जी का बड़ा से है, लेकिन हम लोगों ने यह साबित किया कि हमारे नेता की क्रेडिबिलिटी पर्सनल लेवल पर है, और जो कमिटमेंट जो उनका जनता के साथ, मुद्दों के साथ, चाहे वो शिक्षा का सवाल हो, चाहे वो जुडिशरी में भर्तियों का सवाल हो, या कोई भी सवाल, कुशवाहा जी की अपनी क्रेडिबिलिटी रही है, तो उसका अपना एक प्लस पॉइंट है। तो मुझे लगता है कि ये कहना कि जदयू की सीटों पर हम लड़ेंगे, बीजेपी की सीटों पर हम नहीं लड़ेंगे, देखिए मेरा कहना सिर्फ यह है कि हम कुछ सीट लड़ना चाहते हैं। चिन्हित सीटें सारी जदयू की हैं, मैं ये कह, मान लिया, इसमें कहाँ कोई बहस है? चिन्हित किए थे, नहीं ऐसा कुछ नीतीश आपके साथ नहीं थे, तो हाँ ठीक है, कि नीतीश कुमार ठीक है, सीटों में से ले लेंगे। लेकिन क्या हमने ये कह दिया है कि ये 8 सीट जो है वही हमारी सीट है, उसी में से है? परिस्थिति ऐसी भी बनती है कि कई बार ऐसी सीटें हो जाती हैं, मैं सीधा कई बार ऐसे को भी समझाना चाहूंगा कि जो सीटें आपने तय की थी उस समय नीतीश कुमार इस गठबंधन का हिस्सा नहीं थे। ऐसा तो नहीं कि नीतीश के आने के बाद आपके लिए एक असहज परिस्थिति बन गई। नहीं, असहज परिस्थिति अगर होती
तो ना हम शपथ ग्रहण समारोह में गए हुए होते, ना उसके बाद हमारी नड्डा जी से और अमित शाह जी से मुलाकात होती, ना हमारे नेता माननीय मुख्यमंत्री जी से मिले होते। और आपको मालूम है कई मौकों पे हमारे नेता उपेंद्र कुशवाहा जी ने बहुत मजबूती से नीतीश कुमार जी इस गठबंधन में आए इसकी वकालत की है। तो नीतीश कुमार जी भी समझते होंगे कि कुशवाहा जी की जरूरत कहाँ पे है, हम भी समझते हैं कि उनकी जरूरत कहाँ पे है, बीजेपी की जरूरत कहाँ पे है, किन सीटों पर रामविलास जी की जो लोजपा आर है या रालोजपा है, वो सब लोग एक दूसरे के साथ समन्वय के साथ, मैंने कहा ना अभी कि जब आपको बहुत जटिल लगे थोड़ा स्थिर रहिए, चीजें बहुत सहजता से हो जाएंगी। चलिए, सीटों को लेकर भी कोई कंफ्यूजन नहीं है, ये भी इन्होंने स्पष्ट कर दिया। अब एक बड़ा सवाल ये खड़ा हो रहा है कि ठीक है, आप लोगों के पास ज़्यादा संख्या भी है, आप लोग अभी लहर पर भी सवार हैं, लेकिन तेजस्वी यादव एक ऐसे युवा के तौर पर पुनः उभर कर आ रहे हैं, सरकार से हटते ही काफ़ी अग्रेसिव हुए हैं, यात्रा कर रहे हैं, भीड़ जुटा रहे हैं, जहां जा रहे हैं ये साफ तौर पर ठोक कर सीना कह रहे हैं कि पूरी जनता उनके साथ है। बिहार में उनके साथ विश्वासघात किया चाचा जी ने, और बाकी फिर CBI और ED पर भी उनका लगातार आरोप रहता है, आप लोगों पर भी आरोप लगा रहे हैं, आपके गठबंधन पर भी। कैसे देख रहे हैं इसको? एक बड़ी देखिए, आपने कई सवाल इसमें आपने पूछा है। सबसे पहले मैं जनमत की बात करूंगा। आपको मालूम है कि इन्होंने एक भाषण में इन्होंने कहा शायद मुजफ्फरपुर में कि नीतीश कुमार जी जनमत को जूते की नोक पर रखते हैं। ठीक है, बिहार ने देखा है 1990 से 2005 के बीच में जनमत को किस तरह से उन्होंने लाठी के जोर पर चला हाँकने का काम किया। और आज की तारीख में कोई भी खुली आंखों से कोई भी कह सकता है कि नीतीश कुमार जी जब से आए हैं 2005 से 2024 में आज हम खड़े हैं, 19 साल का सफ़र है, चाहे वो तेजस्वी जी के साथ हो, चाहे वो मांझी जी की सरकार रही हो, इन तमाम टेन्योर में नीतीश कुमार जी विकास के लिए जाने जाते हैं और अनवरत वो काम करते हैं। अनवरत करते हैं का मतलब है कि पुल पुलिया, सड़क से लेकर के सरकारी नौकरी से लेकर के हर तरह का काम करते हैं। और वो दावा करते हैं कि भाई नौकरी का क्रेडिट हमारा है, लेकिन बार बार ये बात सामने आ चुकी है कि जब उनके मंत्री कार्यालय नहीं जा रहे थे, शिक्षा मंत्री रामायण पर ज्ञान दे रहे थे और अपर मुख्य सचिव से एकदम 36 का आंकड़ा लेकर के बैठे थे, ऑफिस नहीं जा रहे थे, तभी नौकरियों के सबसे ज़्यादा फाइलें साइन हुई और भर्तियां हुई, सब कुछ हुआ। उसके बाद आप देखिए, जब ये नई सरकार बनी है फिर से, उसमें आपने पहले सम्राट चौधरी जी ने 30-35 हज़ार नौकरियों की बात कही, उसके बाद शिक्षकों की बात आ गई 87,000, उसके बाद हेडमास्टर की नौकरी की भी बात आ गई है। आप देखेंगे अगर 15 दिन की ही बात करें, आप 15 महीने छोड़ दीजिए, मैं कह रहा हूं 15 दिन में 1.5 लाख नौकरियों की घोषणा हो चुकी है। तो नीतीश कुमार जी 2005 से एक सिस्टम में काम कर रहे हैं। अब उस सिस्टम में कुछ समय के लिए तेजस्वी जी आ गए, अब उसका वो क्रेडिट ले रहे हैं। क्रेडिट लीजिए, लेना है तो लीजिए ना भाई, आप लीजिए कि आपने रामायण के नाम पे किस तरह से धर्म विशेष को आपने टारगेट करने का काम किया, आप लीजिए ना। आज ही एक तस्वीर आई है, शार्प शूटर उनसे मंच तक मिलने चला जाता है, उनको बुके देने के लिए चला जाता है, उनसे मिलने के लिए चला जाता है निजी तौर पर। तो नेचर और सिग्नेचर नहीं बदलता है। ये कहते हैं कि मैं अपनी उम्र से बड़ा हो चुका हूं, जैसे कितना संघर्ष किया, 25 साल की उम्र में सोने की थाली में इनको सजा करके डिप्टी CM बनाया गया। आप जान लीजिए, एक साधारण कार्यकर्ता 20-30 साल लग जाता है उसको चुनाव के लिए टिकट पाने में, इनको 25 साल की उम्र में डिप्टी CM सीधे बनाया गया, MLA बनाया गया, डिप्टी CM बनाया गया। उसके बाद बिना 1 घंटे किसी ऑफिस में काम किए, अरबों की संपत्ति का अगर कोई मालिक है और ये कोई इकोनॉमिक मॉडल है, बिजनेस मॉडल है, तो ये सिर्फ तेजस्वी जी के पास है। और तब भी ये कहते हैं कि इतना लड़ा कि मुझे लगता है कि मैं अपनी उम्र से बड़ा हो चला हूं। निश्चित तौर पर जिस उम्र में लोग कार्यकर्ता बनते हैं, संघर्ष करते हैं, आप डिप्टी CM बन गए, आपको तो उम्र से बहुत ज्यादा मिला। अगर इस सारे परिप्रेक्ष्य को देखेंगे, और मैं एक बात कहना चाहता हूं, कल सिवान गए थे, शहाबुद्दीन जी अच्छे थे बुरे थे ये बहस आप कर सकते हैं, लेकिन राजद परिवार के लिए उनके योगदान को कोई भुला नहीं सकता है। लेकिन जब उनका इंतकाल हुआ, राजद परिवार का, यह कहिए कि लालू राबड़ी जी के परिवार का एक भी व्यक्ति उनको मिट्टी देने के लिए गया हो तो आप मुझे बताइए। कल सिवान गए, उस परिवार के प्रति आप मत ले चलिए उनको राजनीति में, ये आपकी इच्छा है, लेकिन आप कम से कम उनको 2 शब्द याद ही कर लेते। आपने राज्यसभा में एक मुसलमान, आप चलिए बड़ा धरना सेठ ही सही था, तो एक मुस्लिम, एक रिप्रेजेंटेशन तो था एक आबादी के हिसाब से, आपने उसका भी सीट काट दिया।
आपने एक अति पिछड़ा रामबली चंद्रवंशी ने कुछ बयान दिया, आपने उसको एमएलसी से हटवा दिया, तो आपको मुसलमानों से चिढ़ है। कतनी करने में अंतर नजर आता है। मैं देखिए वही मैं कह रहा हूं कि एक तरफ तो उनको मुसलमानों से चिढ़ है, फिर दूसरी तरफ अति पिछड़ों से चिढ़ है। उनका वोट बैंक है कौन? मैं तो कह रहा हूं सर्वे करा लीजिए। जो युवा या जो कुछ भी आप भीड़ देख रहे हैं वो एक खास विशेष वर्ग की भीड़ है, और जब जब वो सड़क पर उतरा है तब तक बहुत बड़ा वर्ग डर के मारे अपने घर में छिप गया है, और उसको ताकत देने का काम हमारे नेता उपेंद्र कुशवाहा, हमारे नेता नीतीश कुमार जी और बीजेपी जैसी पार्टियों ने किया है। ये ताकत आज भी एनडीए के साथ है। नंदकिशोर यादव जी हों, मोहन यादव हों, फिर आपने विधानसभा उपाध्यक्ष में भी जदयू की तरफ से किया। देखिए एक बात और आप जानिए कि हम एनडीए के कोई दल एक जाति विशेष की राजनीति सिर्फ करता हो, ये आप आरोप नहीं लगा सकते हैं। अगर पासवान जी हैं तो उनकी पार्टी के अध्यक्ष कोई राजू तिवारी जी हैं। अगर आप मांझी जी की बात करेंगे तो उनकी पार्टी का अध्यक्ष एक अलग वो है। अगर कुशवाहा जी की बात करेंगे तो उसमें रणबीर जी भी हैं, माधव आनंद जी भी हैं, जितेंद्र नाथ जी भी हैं, और भी 10 नाम मैं आपको बता सकता हूँ, रणविजय जी हैं। मैं कह रहा हूं कि हमें किसी जाति से विरोध नहीं है, नहीं तो विधानसभा का अध्यक्ष, विधानसभा का उपाध्यक्ष, फिर एक वरिष्ठ मंत्री, फिर आपको देखिए मधेपुरा, बांका, पटना, फिर उजियारपुर, मधुबनी, एक दर्जन में कहानियां बता सकता हूं। हमारे एनडीए को किसी जाति से कोई नफरत नहीं है, लेकिन लालू परिवार को मुसलमानों से दिक्कत है। ये तो दिख गया पिछले 10 दिनों में। आप लोग जो एक आरोप लगा रहे हैं एनडीए की तरफ से कि हरियाणा के यादव को राज्यसभा भेज दिया, दिल्ली के यादव को भेज दिया फिर राज्यसभा, दिल्ली के मान लीजिए कि मनोज झा जो लगातार राजनीति करते हैं उनको भेज दिया। ये देखिए मैं यही बात मैं कह रहा हूँ, वो कहते हैं कि माए बाप की पार्टी है, वो फार्मूला बताते हैं माए बाप की, मुसलमान है, यादव है, आम आदमी है, आम महिला है, गरीब है, सब बताते हैं। आप मुझे बताइए, टोकन के तौर पर आप एमएलसी में एक गरीब महिला को भेज देते हैं, लेकिन उसके बाद आप 10 सेठों को भेजते हैं, इसकी गिनती आप करना भूल जाते हैं। आप एक मुसलमान, चलिए आपने सेठ ही भेजा, मैं फिर कह रहा हूं कि एक रिप्रेजेंटेशन तो था। अब्दुल वारिस सिद्दीकी ने क्या गलती की भाई? आप ना उनको विधान परिषद में भेजते हैं, ना आप राज्यसभा में भेजते हैं, ना आप उनको इतनी ताकत देते हैं, आपने उनको हरवाने के लिए सीट भी बदल दिया। आप देखिए ना, जानबूझ करके कई ऐसे लोगों को टारगेट किया गया। रामबली चंद्रवंशी जी ने कोई सवाल उठाया, हो सकता तरीका उसका गलत हो, मुझे नहीं मालूम है, लेकिन क्या हर उठाने वाले को आपने बाहर कर दिया? क्या आपने जगदानंद जी के पुत्र को बाहर किया पार्टी से? तेज प्रताप भी लगातार बोल रहे थे, तेज प्रताप भी बोल रहे थे, आरोप लगाया उन्होंने। आप एक दर्जन, आप मैं क्या बताऊं, मतलब आरजेडी सिर्फ परिवार की पार्टी है। आज तो ठीक ही कहा आनंद मोहन जी ने, मैं सहमत हूं। पहले साधु सुभाष, राबड़ी जी और लालू जी, और अभी संजय, सुनील और लालू परिवार, यही सब है। आप इससे कहीं कोई छिपा हुआ नहीं है। तो ये सिर्फ माए बाप की पार्टी है, और माए बाप के राज को याद करके बिहार की जनता घबरा जाती है। और ऐसे ही समय में जो एनडीए का कमिटमेंट है 2005 से 2024 तक का जो कमिटमेंट है, बेहतर नौकरी, बेहतर शिक्षा, अच्छी सड़कें, पुल पुलिया, आज गंगा नदी पर कितने पुल हैं, आप इसकी कल्पना करिए। जिन जिन इलाकों, कोसी में और कहाँ कहाँ कल्पना नहीं कर सकते थे आप जाने कि आज वहाँ पुल हैं, सड़कें हैं, सब कुछ है। इसलिए तेजस्वी जी के पास कहने के लिए कुछ नहीं है, इसलिए एक इमोशनल मेलोड्रामा रच रहे हैं। वो अपने को पीड़ित बोल रहे हैं। भाई मैंडेट एनडीए को था ना, एनडीए को मैंडेट था। नीतीश जी ने गलती की वहाँ पे कि जो इनको ताकत देने का काम किया। बार बार तो आप बोल ही रहे थे। देखिए हमने एनडीए की सीटों को लेकर और फिर तेजस्वी यादव की जो वर्तमान राजनीति है उस पर भी चर्चा हमने की। हमने लगभग सभी विषयों को छूने की कोशिश की। अगर कोई विषय छूट गया हो तो कमेंट सेक्शन में आकर अपनी राय आप दे सकते हैं। लगातार सोशल मीडिया पर भारत लाइव की खबरें लगातार जारी रहेंगी। इन खबरों को प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।